हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ये देखो, हम चैप्टर नंबर 7 पे आ रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर हम बुक 2 की बात करें हिस्ट्री में, तो हमारा ये चैप्टर नंबर होगा हमारा 3। ठीक। इसमें हम बात करेंगे हमारा विजयनगर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छाटा बिकॉज आई थॉट कि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर साल ईदर इन सीडीएस और सीएपीएफ किसी एक में या दोनों में आपको क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ये विजयनगर एम्पायर और बहमनी डायनेस्टी, इन दोनों में से किसी एक में आपको मिल जाएगा। अब लेट्स सी किसमें क्या मिलेगा, बट डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू अबाउट दैट आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पिछले कई सारे पीवाईक्यूज मैंने खुद देखे हैं, तो आई नो अबाउट इट कि हाँ मिलेगा। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक। लगभग 14वीं से 16वीं सदी के बीच में था, 14th टू 16th सेंचुरी के बीच में हमारा विजयनगर डायनेस्टी था। कहाँ? साउथ इंडिया में था। लेट्स सी। तो विजयनगर अथवा उसका नाम था विजय, विजय का शहर, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। एक साम्राज्य की स्थापना 14th सेंचुरी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर ये नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेकर, ठीक, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारी सबसे ऊपर गोदावरी निकलती है, फिर यहाँ पे कृष्णा निकलती है। ठीक। तो यहाँ से कृष्णा निकलती है, कृष्णा ऐसे, तो नॉर्थ में कृष्णा से लेकर, ठीक, और क्या देखा, प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पूरा यहाँ पे। तो मतलब कौन कौन स्टेट कवर हो गए? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और सेंटर ऑफ द आंध्रा। ठीक। हार्ट ऑफ आंध्रा बोलते हैं इसको। तो वहां तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया था। लेकिन 17 से 18 सेंचुरी तक ये पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। और फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र हैं जो, क्योंकि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर जो हमारी ट्रिब्यूटरी है, उनके बीच का एरिया है, निवासियों की स्मृतियों में ये जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। हम्पी कहाँ है अभी करंट में? हम्पी इज अ प्लेस इन कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। वहाँ की जो लोकल उनकी गॉडेस थी, उनका नाम था पंपा देवी। ठीक। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक जो खोजें हुई थी, स्थापत्य के नमूने, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में बताने की हेल्प की थी। ठीक। ये देखो, विजयनगर के शहर के चारों ओर बनवाई गई पत्थर की दीवार का एक पोर्शन है। लेट्स सी, यहाँ पे बता रहे हैं डिस्कवरी ऑफ हम्पी। सो हम्पी के भग्नावशेष, मतलब कि जो बचे हुए अवशेष हैं, जो बचे उसके पोर्शंस थे हम्पी के, एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिन मैकेंजी कई बार आ चुका है। हम्पी की डिस्कवरी हुई कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था बंदा, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। और उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां जो थी, उसमें था हमारा विरूपाक्ष टेम्पल तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। ठीक। कालांतर की पुराने टाइम की बात बता रहा है। उसमें 1856 में छाया चित्रकारों ने यहाँ के जो भवन है, ठीक है, बिल्डिंग्स के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे कि जो शोधकर्ता थे उनका अध्ययन कर पाए थे। 1836 से ही इंस्क्रिप्शन जो भी रीडर थे ना, इन्होंने यहाँ पर हम्पी के अदर टेम्पल से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इस सोर्सेस का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। तेलुगु, आंध्रा, कन्नड़, कर्नाटका, तमिल, तमिलनाडु और केरल में क्या बोली जाती है आपकी लैंग्वेज? मलयालम। ऑलराइट, ये आप याद रखेंगे, कई बार मैचिंग दे सकता है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये। सो एक साम्राज्य की राजधानी भी थी हमारी विजयनगर। कॉलन मैकेंजी के बारे में आपने दे रखा है कि 1754 में इनका जन्म हुआ था। एक अभियंता थे, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में फेमस थे। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक, एक सेकंड, ये क्या लिखा है? अच्छा, सॉरी, 1754 में बंदा जन्म लेता है और 1821 में उनकी जो डेथ हुई थी, वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के स्टडी से मैकेंजी को ये बिलीफ हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, कौन कबीले, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाएं कानून और रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती थी। कौन? हमारी ब्रिटिश प्रशासन। खैर, राय, नायक और सुल्तान, ये सारे टाइटल्स हैं। लेट्स सी इन दिस टाइटल्स की क्या है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों किसने की थी, हरिहर एंड बुक्का। ओके, इन्होंने की थी 1336 में। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, उनके मतलब टाइम पीरियड, जो सेम टाइम पीरियड पे, लाइक साउथ में अगर ये लोग हैं तो उस टाइम पीरियड पे ऊपर कौन था नॉर्थ इंडिया में, उन जिनमें दक्कन के सुल्तान थे, ठीक है, यहाँ पे सुल्तान थे हैदराबाद निजाम वगैरह के, तथा उड़ीसा के गजपति शासक थे। ओके, शामिल थे। उर्वर नदी घाटी तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। तो जो विजयनगर के जो रूलर्स थे, उन्होंने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, ठीक, जिन्हें उन्होंने आगे और डेवलप किया। तो इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्य, जैसे कि तमिलनाडु में चोलियास थे और कर्नाटक में होशियार्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया। चोलास वर इन तमिलनाडु एंड होशियार्स वर इन कर्नाटका, ठीक है, के राज्य का विकास किया था। चोलास तमिलनाडु और होशियार्स कर्नाटका। तो इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर, जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण दिया था। और विजयनगर के जो रूलर्स थे, जो अपने आप को राय बोलते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, हरिहर राय, बुक्का राय करके, ठीक है, देवराय वन देवराय टू आएंगे इसके रूलर्स, क्योंकि डायनेस्टी इसमें थी। सबसे पहले हमारी डायनेस्टी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले आया था संगम डायनेस्टी, फिर सबसे फिर आई थी सुलुभ, फिर आई थी तुलुभ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, और लास्ट में आई थी अरावेडो, ठीक है। तो देवराय, जैसे कि संगम डायनेस्टी हरिहर वगैरह थे, सुलभ डायनेस्टी में आएगा हमारे देवराय वन देवराय टू, तुलुभ में आएगा हमारा, आपने सबने सुना रखा होगा इसके बारे में, वो हमारा रूलर नाम था कृष्ण देवराय, ठीक, जिनके कोर्टियर थे कृष्ण तेनाली रमन, ठीक। तो वो तुलुभ डायनेस्टी से थे, ऐसे याद रखना। तो जो विजयनगर के रूलर्स थे वो अपने आप को राय बोलते थे, और उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेट्स सी, उससे पहले यहाँ पे कुछ दे रखा था कर्नाटक साम्राज्यमु, उसका मतलब क्या है कि जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी, जैसे कि माहिष्मती साम्राज्य उसी टाइप से कर्नाटक साम्राज्यमु है। ओके, सो ये वहाँ के लोकल जो पीपल थे, या मतलब लोकल हो सकता है, फिर समकालीन मतलब उसी सेम टाइम पीरियड के थे या सेम एरा के, उन्होंने ये इसको टाइम बताया था, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं हाथी घोड़े और वहाँ के लोगों के बारे में। तो गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी, आपको सबको पता है, गज मतलब हाथी, पति मतलब हाथी का स्वामी, जो भी उसका ऑनर होता था। 15वीं सेंचुरी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक डायनेस्टी का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तान, हमारे डेक्कन के सुल्तान को अश्वपति, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा होता है, पति मतलब उसको ऑनर, तो घोड़ों के स्वामी, तथा रायों को नरपति, अब देखो नर को व्यक्ति बोलते हैं, आदमी, लोग, तो लोगों का स्वामी उसको बोलते थे नरपति, ठीक, उनकी संज्ञा दी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी अश्वपति घोड़ा, सॉरी हाथी गजपति, अश्वपति हमारा घोड़ा का ऑनर, और नरपति यानी कि हम इंसानों के ऑनर उस टाइम के थे। लेट्स सी, शासक यानी कि रूलर और व्यापारी कैसे क्या काम करते थे, क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, मतलब मैक्सिमम बोलो डिपेंड किस पे थे, घोड़ों वाले वॉर पे, ठीक है। इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब एंड सेंट्रल एशिया से घोड़ों का आयात बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे सेंट्रल एशिया से बहुत सारे घोड़े लाए जाते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। स्टार्टिंग में अरेबियंस से ज्यादा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स आते हैं जो पूछे जाते हैं, कुछ नहीं। कुदिरई चेट्टी इस स्टेटमेंट यूज करते, हम कहते हैं ना कि कहाँ से आ गया ये, कहाँ से पूछ गया, हिस्ट्री कभी नहीं समझ सकते यार, बट ये स्टेटमेंट हमें जल्दी याद नहीं रहते। कुदिरई चेट्टी, अभी मल्टीपल टाइम इसको रीड करोगे, आप लिख रहे हो कहीं पे, तो आपको याद आएगा कि कुदिरई चेट्टी यूज फॉर द ट्रेडर ऑफ द हॉर्सेस, ठीक। Just a second, मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो घोड़ों के व्यापारी थे उनको कुदिरई चेट्टी कहा जाता था, वो भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 से आए कुछ और लोग उटल पटल पर उभर कर आए, ये पोर्तुगीज थे। 1498 वास्को डिगामा डिगामा सॉरी डिमागा वास्को वास्को डिमागा डिगामा था,
वास्को डी गामा, हाँ ठीक। ये 1498 में पोर्चुगीज से आया था, आपको पता ही है, जो उपमहाद्वीप के वेस्टर्न तट पर आए और व्यापारिक मतलब वेस्टर्न तट यानी कि केरला वाले, और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक टेक्निक थी, विशेष रूप से बंदूकों के यूज ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण, मतलब ऑब्वियसली इसके पावर है, वेपन्स वगैरह है, उसके पास पावर ज़्यादा आएगी, उनको उन्हें हेल्प की थी। तो विजयनगर भी मसालों, वस्त्र यानी कि क्लॉथ्स, रत्नों के अपने बाजारों के लिए फेमस था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की डिमांड करती थी, ठीक, विशेष रूप से रत्न और आभूषणों की। दूसरी ओर ट्रेड से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन कैसे हुआ? तो राजनीति में सत्ता के दावेदार में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। मतलब कि जिसको पावर मिलेगी या तो वो उसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बिलोंग होगा या फिर कोई मिलिट्री का कमांडर होगा। सो लेट्स सी, पहले राजवंश जो संगम डायनेस्टी कहलाता था ने 1485 तक कंट्रोल रखा था, उन्हें सुलुभों ने उखाड़ फेंका। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले हमारे थे संगम, ये आप ध्यान रखना, संगम के बाद सुलुभ, इनको सुलुभ को कौन फेंकेगा, वो लोग उखाड़ के तुलुभ डायनेस्टी, और उनके बाद कौन आएंगे, अरावेडू। बट अरावेडू ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, ठीक, उसके बाद इनकी बहमनी डायनेस्टी बताएंगे। लेट्स सी, तो जो संगम डायनेस्टी कहलाता था इन्हें 1485 तक कंट्रोल रखा, उन्हें सुलुभों ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक पावर में रहे थे। इसके बाद तुलुभ ने उनका स्थगन ले लिया, और कृष्ण देव राय तुलुभ वंश से ही प्रसिद्ध संबंध था। कृष्ण देव राय, तेनालीराम आपको बताया ना, तुलुभ डायनेस्टी। तो कृष्ण देव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया था, इसको बोलते हैं रायचूर देवाब रीजन, ठीक है। दिस इज द रीजन बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर्स। ओडिशा के शासकों को दब खत्म किया था, और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से हराया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से रेडी रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। बहुत से बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेव, क्योंकि अपने टाइम का बहुत फेमस रूलर था। उसने अपनी माँ के नाम पर ही विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो बस यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेव राय की मम्मी का नाम, माता का नाम क्या था? नगलपुरम। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव राय की जो डेथ हुई थी उसके पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। ऑब्वियसली उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश, जिसको बोलते हैं अरावेडू, मैंने बोला था ना लास्ट, अरावेडू, उसके हाथों में चला गया, जो 17वीं सेंचुरी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे थे। पहले की तरह इस काल में भी विजयनगर शासक और साथ ही डेक्कन सल्तनत के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के अगेंस्ट दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। तो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी राक्षसी तांगड़ी, ठीक, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी जो वॉर है 1565 में विजयनगर की सेना जो नेतृत्व कर रहे थे उसको प्रधानमंत्री राम राय के बीच में हुआ था, ठीक। के युद्ध में उत्तरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। शिकस्त मतलब हार मिली, ठीक। तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने जीता। तो विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा, और कुछ ही वर्षों के भीतर ये शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अरावेडू डायनेस्टी ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया, ठीक। अरावेडू ने ही शासन किया था, ईस्टर्न कोस्ट में बढ़ के चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया था। अभी राक्षसी तांगड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस। राक्षसी तांगड़ी किसके बाद हुआ था? कृष्णदेव राय के बाद हुआ था। उसको लीड किसने किया था? उसका लीड था PM राम राय था, ठीक। इसको बैटल ऑफ तालीकोटा कहते हैं। यहाँ पे दे रखा राज्य और व्यापारी, यानी कि राजा और व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स और उसका किंग। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय
उसका शासनकाल 1509 से 1529 यानी कि 20 साल था। ने शासन कला के विषय में अमुक्तमल्य नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी। व्यापारियों के एक विषय में उसने लिखा कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, ठीक, और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, रतन, चंदन, मोती और अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर इंपोर्ट किया जा सके। उसे ये भी प्रबंधन करना चाहिए कि अरेंज करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानी, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है, उनकी भली भांति देखभाल की जा सके। दूर देशों के व्यापारियों जो हाथी और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, उनको रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर उनके अपने साथ संबंध करनी चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तु कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। समझ में आया? कि उस टाइम पे इनकी घोड़ों वाले ज्यादा वॉर होते थे ना, इसलिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते थे आप। ये पूरा डायनेस्टी को दिखा रखा है, ठीक। ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ये कृष्णा रिवर बह रही है और ये हमारी तुंगभद्रा रिवर है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, ठीक। भीमा, ये देखो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी देख लो आप, भीमा वगैरह है। ये पेन्ना रिवर बहती कृष्णा के नीचे और कावेरी के ऊपर, ठीक, क्योंकि कावेरी यहाँ पे बह रही है ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जब आप जाओगे तो 4-5 रिवर दे रखी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना। तो कौन सी कैसे पड़ी? तो सबसे पहले कावेरी, फिर पेन्ना, फिर कृष्णा और फिर गोदावरी, ठीक। चलो देखते हैं आगे। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं, फिर भी सुल्तान और राव के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के जो कई दावेदार उनका सपोर्ट किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनत दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। ये रामराय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उससे निर्णायक रूप से मतलब वही है कि दोस्त का क्या था वो, दोस्त का दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे करके कुछ था ना। खैर, तो वही था कि ये किसी को हराना चाहते थे इनडायरेक्टली दूसरे से कांटेक्ट करके, बट वो तब तक इससे मिल गया, इन दोनों ने मिलके इसको हरा दिया। ये था। यहाँ पे दो रखा है कि मतलब कि यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा नॉर्थ वेस्टर्न से उपमहाद्वीप में अन्य लोगों के लिए किया जाता था। यवन यहाँ पे दे रखा है। राय एंड नायक, तो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले में सेना प्रमुख होते थे, ठीक, जो सामान्यतः किलों पर कंट्रोल रखते थे, फोर्ट्स वगैरह पे, और जिनके पास शस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नायक इज द टाइटल फॉर द आर्मी चीफ, और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के लिए आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर रिवॉल्यूशन कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता। मतलब कई बार रिवोल्ट कर दिया तो फिर सैनिक कार्रवाई होती थी, फिर उनको जाके कंट्रोल किया जाता था। जैसे कि अभी करंट में कहाँ चल रहा है, म्यांमार में, बट वहाँ पे सैनिक कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि जो उनका आर्मी चीफ है उसने ही वो कर दिया है, रिबेल करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट को। तो वहाँ की है ना वो पीएम आंग सान सू की, तो वो भी। अच्छा, पता है म्यांमार को कहाँ डाल रखा है अभी हमने, मतलब FATF की कौन सी लिस्ट में? ब्लैक लिस्ट में। इसके साथ दो कंट्री और हैं, नॉर्थ कोरिया और इराक। इराक है, ईरान है? ईरान है, चेक कर लेना, क्योंकि ईरान ही है, और ईरान ही है जो अभी रिसेंटली जुड़ा है। किसमें जुड़ा है? SCO में। ये मैंने इसकी एक अलग से क्लास करा रखी है, मतलब दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो वाले में। आप जाके इसको देख लो। आई टेल यू फॉर श्योर एटलीस्ट वन क्वेश्चन आएगा, गारंटेड आएगा। लेट्स सी। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की खोज थी, ठीक है। बस ये पूछेगा अमरनायक प्रणाली रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर डायनेस्टी। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। इक्तादार सुना है ना, एक्स। अमरनायक सैनिक कमांडर थे, ठीक। अमरनायक यूज्ड फॉर
जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो वे जो अमर नायक थे उनको सैनिक कमांडर कहते थे, ठीक है। इन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था कि इस एरिया में जाके और आप लोग क्या करोगे, किसान, शिल्पकर्मी, जो ट्रेडर्स हैं उनसे वो राजस्व यानी कि लैंड टैक्स और अदर टैक्स जो भी है उनको वसूल करना है। तो वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़े और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, थोड़ा पैसा खुद रख लेते थे और थोड़ा दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने कंट्रोल में किया। राजस्व को कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ यूज करते थे पैसा, कहाँ नहीं करते थे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। अमर नायक तो कौन थे, हमारे सैनिक कमांडर थे, सेना प्रमुख नहीं थे। सेना प्रमुख कौन थे, सिर्फ जो हमारे नायक थे वो सेना प्रमुख होते हैं। अमर नायक तो हमारे हो जाएंगे सैनिक कमांडर। राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थान मतलब वही ट्रांसफर कर कर उनका अपना नियंत्रण दर्शाता था। बट 17वीं सेंचुरी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। भाई इतना दूर रहते थे, दूर दूर तक इन्हें अपने खुद के बना लिए कि ठीक है अब हम आपकी टेरिटरी में नहीं आते हैं, ये टेरिटरी बिलोंग्स टू मी। और इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा था। मतलब यही कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से वो पर्टिकुलर डायनेस्टी का खत्म होना स्टार्ट हो गया था। हमर शब्द का आविर्भाव है मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है। समर जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट, यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, ठीक। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमर शब्द का मतलब आपको पता ही लग गया। यहाँ पे बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर क्या है, राजधानी और उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की एक रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से अवक्षिप्त थी। अच्छा, मैं आप लोगों को लगता हूँ मैं तेज बोलता हूँ। अरे थोड़ा हिस्ट्री है यार, हिंदी है, कहानी है, सुनते रहो मस्त। जल्दी खत्म करो क्योंकि ऊपर देख रहे हो 26 पेज है इसमें। मैं नहीं चाहता इसका मैं पार्ट 2 बनाऊं, बट स्टिल आई थिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम 7वें पेज पे ही आ पाए। लेट्स सी, शहर के विषय में खोज कैसे हुई। तो विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और उसके बारे में लिखा, और इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत है निकोलो दी कोंटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, जो एक इटालियन व्यापारी था, निकोलो दी कोंटी। ओके। अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानसी निकितन नामक रूस का एक व्यापारी था, और जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पोर्चुगल का फर्नाबो नूनीज जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, वो यहीं के। शहर के विषय में डिस्कवरी इन लोगों ने की थी। कौन कौन से, हमारा निकोलो दी कोंटी इटली से आया था, अब्दुल रज्जाक फ्रांस से आया था, फारस से सॉरी, अफगान का था निकितन नामक, सॉरी अपना अफानसी निकितन, ये किसका नाम था, रशिया का बंदा था, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और पोर्चुगल का फर्नाबो नूनेज, ये सभी आए थे 16वीं सेंचुरी में। विशाल फैला हुआ शहर के अंदर देखा कि ये डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। इस शहर का परिमाण मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता है, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। क्योंकि डोमिंगो बेस कहाँ का है, रोम बोला तो शायद इटली लग रहा है। और दो देखने में अत्यंत सुंदर, इसमें कई पेड़ों के उपवन है, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं, तथा कई स्थान पर झीलें हैं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। ठीक, जल संपदा के बारे में बता रखा है कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। नेचुरल कुंड कहाँ मिला है, हमारे विजयनगर उसमें। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, हमको पता है उत्तर पूर्व में बहती है, और ऐसे आके समझ जाती है किससे, कृष्णा रिवर से। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। करधनी नो हिंदू हिंदू उसमें पहना जाता है, हिंदू रिलीजन में
कमर पे। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक निर्माण 15वीं सेंचुरी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता था। ठीक, इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। तो कमलपुरम जलाशय रिलेटेड टू विजयनगर डायनेस्टी। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक था हिरिया नहर, जिसके आज भी हमको वो मिलते हैं रिमेन्स। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। पॉसिबिलिटी इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। ठीक, संगम में कौन थे? हरिहर बुक्का थे ना उसमें। यहाँ पे दे रखा है कुछ, यहाँ पे खुल जा भाई। हौजों का निर्माण जलाशयों किस प्रकार होता था, तो बता रहे हैं कि कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है कि राजा ने एक ऐसा जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों पर मुख्य विवर पर, जिसमें दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो गया। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्सों के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, ठीक, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हुए हैं, तो मान लो 1 2 3 पोल बने हुए हैं, ठीक, जिन पर खूबसूरती से चित्र बनाए गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब कुछ पाइप से जुड़े हुए हैं, और जिनमें ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। अरे कितना खतरनाक रहा होगा यार। किलेबंदी और सड़कें की बात करते हैं यहाँ पे, तो इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे ये उन्हें घेरा गया था। 15 सेंचुरी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए और उसने दुर्गों की 7 पंक्ति का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी, ठीक है, सुंडाकार में थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। समझ रहे हो, जोड़ने के लिए गारे का यूज नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर खुद टिके रहते थे। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। और इस किलेबंदी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। और अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। और पेश कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है। तो आप यहाँ से एंट्री करोगे तो सिटी बहुत अंदर मिलेगा ऐसे। इस पहली परिधि से शहर में दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं, वहाँ वे धान उगाते हैं और कई उद्यान है, मतलब कि गार्डन वगैरह हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था और जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। तुंगभद्रा इज द मेजर रिवर फॉर दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? क्या लगता है, ऐसे बता रहे हैं? वही होगा कि भाई कोई और ट्रेडर आके यूज कर ले इसको। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। कि मतलब अपोजिशन में जो भी हैं उनको हम, जो खाद्य सामग्री हम प्रोडक्शन करेंगे जिस पर्टिकुलर एरिया में, वो हमें ही मिलेगी। और इससे क्या होगा, अगर मान लो इसके पास नहीं होगा तो ये फिर बाउंडेड हो जाएगा हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमको भी दे दो, तब हम देंगे। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नगारों का निर्माण भी करवाते थे, ठीक है, यहाँ पे फूड और रेस्ट वगैरह आते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। सेकंड किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, ठीक। और पहली किलेबंदी होगी, अब दूसरी बात कर रहे हैं।
जो मेजर सिटी था, नगरीय केंद्र, उसके आंतरिक चारों तरफ बनी हुई थी। और तीसरी से शासकीय केंद्र, मतलब तीसरे में बीच में रूलर, जो रूलर था उसको घेरा गया था। ठीक, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार भी थे वहां पे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। वे अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित कंट्रोल में करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद, जो कि टर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं, वहां से ली गई थी। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामी यानी कि हिंदी और इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। कहानी है, सुनते रहो चुपचाप। पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिकल वालों ने बोला है कि शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। तो इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाली रास्तों के अनुरेखण और फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें जनरली कैसी होती थी, पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। मान लो ये हमारा पहाड़ी है, तो ऊपर नीचे ना करके नीचे से जो नेचुरल रास्ता वहीं से बनाते थे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। इसका एंट्री गेट है, तो यहाँ से ऐसे जा रखे, इनके दोनों ओर बाजार थे। ठीक है, शहरी केंद्र, तो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें। मान लो यहाँ पे कोई सिटी है और मान लो कुछ शहर, ये कोई रोड है, अगर इसकी तरफ हम जा रहे हैं तो सामान्यतः लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम, मतलब इधर लोग कम रहते थे। ठीक, कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्रों का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, मान लो कोई सिटी है उसका नॉर्थ और ईस्ट ये कोना शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई है। ठीक है, और उनका ये सुझाव कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह वही यूज करते हैं, महंगे होते हैं। और यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरे और मस्जिदों के विशेष कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। सामान्यतः लोगों के आवासों, जो अब अस्तित्व में नहीं है, का 16th सेंचुरी का पोर्चुगीज यात्री बरपोसा कुछ इस प्रकार बताता है कि भाई लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, ठीक, पर फिर भी सुदृढ़ है, मतलब अच्छे से बने हुए हैं। छप्पर के हैं बट अच्छे से बने हुए हैं, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबी गलियों में व्यवस्थित है। ठीक, क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे, उनके प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के सोर्सेस का काम करते थे। ठीक, राजकीय केंद्र की बात करते हैं तो राजकीय केंद्र बस्ती के, अगर मान लो बस्ती है ये, उसके साउथ और वेस्ट भाग में था। ठीक, हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टता मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए इम्पोर्टेंट था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने वाले तथा वैलिडिटी प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है, और ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचना स्ट्रक्चर्स हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं होती। यहाँ पे दे रखा है विजय का एक भवन, तो सभा मंडप और महानवी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है। उसके विषय में ये लिखता है कि इन संरचनाओं में ऊपर के एक दो मंच हैं सुंदरता से चित्रित। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरे बनवाया है, जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थल है, और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट और राजकीय पायल के रिगार्डिंग बता आगे लिखा था, छोड़ उसको। तो इन संरचना तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे। राजगिरी मतलब समझते हो ना, मैनमेड। राजगिरी जो बंदे बनाते हैं किसी, मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग वगैरह, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना बेकारी वस्तु से बनाई गई। महानवी डिब्बा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशेष संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है। ठीक, अगर अंदर की बात करें तो सबसे विशाल है राजा का भवन, पैलेस ऑफ द किंग, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्होंने सामान्यतः सभा मंडप और महानवी डिब्बा कहा जाता है। ठीक, पूरा क्षेत्र ऊंची
दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे के बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता था, इसलिए स्पष्ट नहीं कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवी डिब्बा, ठीक, ये ऐसा था। एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 फीट वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उपहारदार उत्कीर्ण से पट्टा पड़ा है। हो सकता है यहाँ पे कोई स्टैचू बनी हो जो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये थे कि जो है ना हमारे सभा मंडप और महानवी डिब्बा, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सामान्यतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में पाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा, बंगाल में नवरात्रि, महानवमी वगैरह वगैरह नाम से जाना जाता है कि महानाविक अथवा उसके मतलब उसके नाम से ही लिया गया इसका नाम, ठीक। के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की, जो भी वहां का घोड़ा था उसकी पूजा होती थी, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी होती थी, ठीक। डांस होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा और साज लगे घोड़े, हाथियों तथा रथों, ठीक। और सैनिकों की शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख अट्रैक्शन थे। मतलब भाई आज के डेट में जैसे रिपब्लिक डे पर परेड निकलती है ना, उस काइंड ऑफ, बट भैया उसमें कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि डांस वगैरह होते हैं, कुश्ती नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, घोड़े वगैरह होते हैं बट एक रेजिमेंट के हाथी वगैरह नहीं है, उनके जगह ऊँट होते हैं और इनकी बलि वगैरह नहीं जाती है, घोड़ों की पूजा नहीं होती है, बस, ठीक है। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों, नायक आर्मी कमांडर्स कमांडर नहीं सॉरी चीफ की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट करते हैं लास्ट डे पे। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। तो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए मतलब इनफ नहीं था। तो राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहली बना हुआ है। राजकीय केंद्र में स्थित अदर भवन की बात करते हैं तो राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस कमल महल है, ठीक। इसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि ये नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में ये निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। और अच्छा, यहाँ पे वो दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कमल महल का एक साइड से स्ट्रक्चर है। कमल महल किस कार्य के लिए बना था और नीचे यहाँ पे दे रखा है सुझाव जो मैकेंजी ने दिए थे। वह मानचित्र से पता लगता है कि यह है कि यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्श मतलब जो कि उसके एडवाइजर्स थे ना उनसे मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। उनमें से एक अत्यंत दार्शनीय को हजार राम मंदिर, अच्छा ये बता रखा है। हाथियों के अस्तबल, यहाँ पे हाथी वगैरह रखे जाते थे, ठीक। हाथियों के अस्तबल का एक नक्शा ऐसा रहता था, ठीक, नीचे दे रखा है। कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल, एक में एक हाथी, दो हाथी जो भी है ऐसे रहते थे, ठीक। ये ऊँट वगैरह है, हाथी तो नहीं दिख रहा इसमें, अब तो गाय भैंस का फोटो लिया गया होगा। ये वहाँ की उस टाइम की लिपीज वगैरह हैं।
पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। उनको कहा जाता था संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल अब मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यां सम्मिलित हैं। शहर पर आक्रमण के आफ्टर मतलब अटैक विजयनगर की कई संरचना खत्म हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। नायक ध्यान रखना, आर्मी चीफ, लेकिन अमर नायक वो किस लिए था? होते हमारे सैनिक कमांडर, वो लोअर रैंक है। आज की डेट में जब उल्टा है। हमें बता रहा है धार्मिक रिलीजियस सेंटर के बारे में बता रखा है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो कवर करते हैं कि ऑलरेडी 40 मिनट की हो चुकी है आई गेस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलते हैं, अपना ध्यान रखो। कोई भी डाउट हो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक। और इसके अलावा जो भी डाउट होगा विल फिगर इट आउट, सब कुछ करते हैं उसमें। रिवीजन करो यार, रिवीजन। इनको मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसको आप सुनते रहो, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसपे मैं प्रॉपरली सर्किल कर देता हूँ कि आप इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वो आप लिख लो, बाकी कुछ नहीं। एक एक चैप्टर का पता कितना नोट्स बनाता हूँ मैं? मैक्सिमम 1 पेज बनता है पूरे चैप्टर का, मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो 1 पेज भी आधा भर पाता है, कई बार इतना भर पाता है। तो ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। बाकी कहानी सुनते रहो, क्योंकि बस कहानी से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अदरवाइज आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, आप दोगे पीवाईक्यूज लगाओगे, यू विल फील इट कि यार सीरियसली इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी होता है। बस वही होता है, हम पढ़ते नहीं उन चीज़ों को, तो हमें लगता है बहुत टफ हो गया। फिर कोई नहीं, करते रहो। इसके बाद हम हमारा 10th तक का ज्योग्राफी उधर खत्म हो चुका है। अब मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ 15th की अप्रोक्स, ठीक। और ये हमारा हिस्ट्री खत्म होते ही हम साइंस का कोई एक पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो जल्दी खत्म करेंगे, डोंट वरी। जनवरी के लास्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोगों को ये खत्म करवा के। आई हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल दैट, सो लेट्स सी। कंटिन्यू करो इस चीज़ को। कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करो इस नंबर पे, ठीक है। नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप, और या फिर कमेंट कर दो। बाकी ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, मस्त मजे करो ज़िंदगी के, सीखते भी रहो, क्योंकि OLQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इन्वॉल्व करो अदर एक्टिविटीज़ में जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है ना, क्योंकि अपने आप को जितना इम्प्रूव अभी करोगे ना, either you are going to clear CDS or CAPF, I am telling you in your interview, I am not going to, no one is going to stop you, ठीक। और कुछ नहीं चाहिए यार। चलो, see you in the next video, take care, bye bye, जय हिंद।